हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हिंदी शिक्षण में मैं आपको उस दिन जो लाइव क्लास कराई थी, कुछ आपकी कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हो गए थे जिनकी वजह से मैं आप क्लास जो है वो आपकी अच्छे से नहीं दिख रही थी, एकदम ब्लर ब्लर सा दिख रहा था। ठीक है, तो उसी को आज मैं फिर से कवर करा रही हूँ। वो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका कहना था कि मैम वो क्लास एक बार फिर से करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि इसको फिर से करवा दें, क्योंकि ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं इनसे बाहर एकदम भी नहीं आएंगे, ये प्रॉमिस है। इसमें जितने भी वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं सब मैंने ऐड करा दिए थे, लेकिन बैड लक ये है कि उस टाइम नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से आपको अच्छे से वो वीडियो नहीं मिल पाई। ठीक है, तो चलिए फिर, ये वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने सोचा कि इसको फिर से हम अच्छे से इसको कवर करा दें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं किसी वीडियो को अपलोड करूं या फिर कोई भी आपको लाइव क्लासेस दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, अगर आपको सही से समझ में आ रहा था और नहीं भी आया है तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर में क्या होगा, देखिए आ जो है आपका, आपने अभी तक दीर्घ स्वर पढ़े होंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया मूल दीर्घ स्वर तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा आ, बड़ी ई, ओ और बड़ा ऊ ये सभी आपके दीर्घ स्वर हैं, लेकिन आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा और हम इसमें क्या बताएं। तो देखिए, जब भी क्या होता है, जब भी कोई मूल स्वर और मूल स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो जब भी कोई मूल स्वर से कोई स्वर तैयार हो रहा होगा तो वो हमारा दीर्घ स्वर होगा। और मूल स्वर का मतलब ये है एक समान स्वर। ठीक है, जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बनता है बड़ी ई। ठीक है, ठीक उसी तरीके से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। लेकिन यहाँ पर ओ जो है ये हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कैसे हम इसको पहचानेंगे? तो इसको हम इसलिए पहचानेंगे क्योंकि ये जो हमारा ओ है वो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसमें जो स्वर हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, एक जैसे यानी एक समान नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर पहचानने का यही तरीका होता है कि दोनों स्वर जो होते हैं वो समान होने चाहिए। दोनों समान स्वरों से अगर कोई दीर्घ स्वर बनता है तो वो होता है मूल दीर्घ स्वर, और अगर अलग अलग स्वर से कोई दीर्घ स्वर बनता है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता है हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी स्वर और दूसरी है व्यंजन। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर आपका दिया भी गया है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने किया है, आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताया भी है कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ या नहीं समझ पाओ तो भी आप समझ जाओ। हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये है कि वीडियो को स्किप मत किया करिए। कभी कभी कुछ चीज़ें बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं, तो वो आपसे स्किप ना हो। ठीक है, अब एक एक चीज़ का, एक प्रश्न के कई सारे आंसर्स बता देती हूँ, कई सारे क्वेश्चंस बता देती हूँ, तो फिर इसलिए आप वीडियो को स्किप मत किया करिए, एक बार वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने पढ़ा है कि मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्या आपने पढ़ा है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या पढ़ा है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, मात्रा के आधार पर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होता है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक है, और प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जिसको हम बहुत लंबा खींचते हैं, जैसे आप बोलते हो ओम, ठीक है, इस तरीके से बोलते हो तो लंबा खींच रहे हो, तो इस तरीके से हम ओम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है,
चलिए, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि जीभ के आधार पर, यानी जीवा यानी कि जीभ, जीभ के आधार पर हमारे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मतलब आगे वाला और मध्य जीभ के आगे का हिस्सा, मध्य मतलब जीभ के बीच का हिस्सा और पश्च मतलब जीभ का पिछला हिस्सा। ठीक है, तो जो अग्र स्वर होते हैं, मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, आओ उल्लू पीछे पीछे, आग को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ उल्लू पीछे पीछे, तो आओ उल्लू। ठीक है, क्या हमने बोला? आओ, हमने क्या बोला? एक सेकेंड रुक जाइए, हमने क्या बोला? आओ उल्लू पीछे पीछे। ठीक है, आ को छोड़ो, आ को छोड़ो बीचे बीचे। यानी इससे ये रिजल्ट निकलता है कि ये जो हमारा ये वाला आ है, इसको कहाँ पर छोड़ दिया है? बीचे बीचे। यानी सिर्फ और सिर्फ मध्य स्वर में कौन सा स्वर होता है? सिर्फ एक स्वर होता है, कौन सा? छोटा आ। ठीक है, और आओ उल्लू, आओ का मतलब बड़ा आ, ओ और औ, ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों। ठीक है, तो बड़ा आ, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब आपके कहाँ पर होंगे? ये पश्च स्वर कहलाए। ठीक है, पीछे पीछे यानी पश्च स्वर कहलाए। और छोटा आ जो है ये आपका मध्य स्वर कहलाया। अब बचे क्या आपके? बचा आपका छोटी ई, बड़ी ई, ए, ये बचा, ये आपके क्या हैं? सभी अग्र स्वर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जीवा के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों का जो मेल होता है वो क्या कहलाता है? तो एक से अधिक वर्णों के जो मेल होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यंजन नहीं होगा, यहाँ पर होगा शब्द। एक से अधिक आप कोई वर्ण को मिलाओगे तो वो क्या बनाएगा? व्यंजन, शब्द बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु यानी कि ई के जितने भी भाग है, छोटी ई, बड़ी ई और इचू, चा मतलब होता है चा वर्ग। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी महामैराथन क्लासेस, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा आपको विद नोट्स आपको बताया है। ठीक है, वहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम भी है और समझाना मुश्किल है, वहाँ पर मैंने खुद आपको लिख कर बताया है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। और वो आपकी महामैराथन जो 2nd क्लास है उसमें है। ठीक है, चलिए, तो इचु यशा नाम तालु जो होता है वो हमारा क्या है? ई, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, ये हमारा किस में आता है? तालव में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अब आपको इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो स्वतंत्र रूप से किसका होता है? हमारे स्वर का होता है। ठीक है, स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। और स्वर क्या होते हैं? ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। यानी जब भी आप किसी व्यंजन को लिखते हो, जैसे आप लिखते हो का, तो आप का बोलते हो तो ऐसा लगता है का के बाद आप क्या बोल रहे हो? का हलंत लग के आ आपका निकल गया, यानी आ व्यंजन इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप बोलते हो का बोलो तो ऐसे लग रहा का, ऐसे लग रहा बाद में आ निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? व्यंजन के साथ जुड़कर भी आते हैं। लेकिन आपका यहीं से भी आंसर आपको पता चल गया। अगर यहाँ पर आपको नहीं पता है कि स्वतंत्र रूप से कौन से उच्चारण किए जाते हैं, किनका उच्चारण किया जाता है, या आपको जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यहाँ से भी दूसरा प्रश्न और वही उसका आंसर मिल गया आपको। तो दोनों तरीके से एक ही बात कही गई है कि जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, यानी हमें पता है कि हमारे स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता पूर्वक होता है। ये इनको उच्चारित करने के लिए इनको किसी की सहायता नहीं चाहिए, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, अपने अकेले ही क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। जो व्यंजन के साथ जुड़कर इनकी सहायता व्यंजन को खुद पड़ती है, ना कि इनको किसी की सहायता पड़ती है। तो उत्तर आपका क्या है? ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर कौन नहीं है? जल्दी से बताइए। आपको पता है कि छोटा आ,
छोटी ई, छोटा ऊ और री ये आपके क्या है, ह्रस्व स्वर हैं। तो यानी कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, कौन सा ह्रस्व स्वर है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर को करिएगा। ठीक है, आते हुए क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो अच्छी बात नहीं है। और आपकी हिंदी में 25 में 25 नंबर मुझे आपको लाने हैं, 25 में 25 नंबर, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी भी महा मैराथन क्लासेस हैं सब बहुत अच्छे से करा दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं विद आपके क्या बोलते हैं बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी और आपके लघुत्तरी सभी मैंने करा दिए हैं। उसके साथ साथ ये आपकी रिविजन क्लासेस चल रही हैं। अब आपके अगर 25 में 25 नहीं आए तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर की बात की जा रही है, तो छोटी ई जो है हमारा ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये कैसा स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ठीक है, बड़ी ई ए ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। तो उत्तर नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये सभी व्यंजन आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ये 3 व्यंजन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। देखिएगा आपके शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में या फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जरूर ये क्वेश्चन रखा होगा, ध्यान से देख लीजिए। अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन एकदम ध्यान से याद होना चाहिए। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था ये 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। देखिए कि आपके इसमें अंतःस्थ व्यंजन कहाँ पर है, तो वा देखिए आपका अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो या का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो या किस में आता है, तो या का उच्चारण स्थान जो होता है क्या होता है, जल्दी से बताइए। और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ये बताना है कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इचु यशा नाम तालु। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, इचु यशा नाम तालु, यशा नाम तालु। यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग जितने भी आते हैं, जैसे कि चा, छा, जा, जा, इया, इया और आपके शा, ये सलजम वाला शा और या, ये आपके कहाँ किस में आते हैं, तालव में आते हैं। ठीक है, तो तालु में आते हैं, तो डी उत्तर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण कौन सा होता है, काकल्य वर्ण यानी जो हम काकल से बोलते हैं, हाँ आप ऐसे बोलिए, हाँ ऐसे लगता है काकली से बोल रहे हो, तो हाँ जो है ये आपका काकल्य वर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं। तो अंतःस्थ और ऊष्म में आपके 4 अंतःस्थ होते हैं और 4 ऊष्म होते हैं। ठीक है, तो अंतःस्थ ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि दोनों को जोड़कर बताइए। ठीक है, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे, 4 आपके अंतःस्थ होते हैं, या, रा, ला और वा, और 4 आपके ऊष्म के भी होते हैं। कौन से होते हैं, शा, शा, सा, हाँ। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो गलत दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन होता है शा, शा, सा, हाँ, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। और इसमें से आपको चूज करना है कि आपका ऊष्म व्यंजन कहाँ है। तो ला आपका स्पर्श व्यंजन है, मा आपका स्पर्श व्यंजन है, जा आपका स्पर्श व्यंजन है, हाँ आपका क्या है, ऊष्म व्यंजन है। तो उत्तर नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, यानी हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, आपकी कितनी वर्ण लिपियां हैं। तो 52 होती हैं। कितनी होती हैं, 52 यानी 52 होती हैं। ठीक है, आपको पता है जिसमें से 11 आपके स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, कुछ आपके अलग से भी व्यंजन होते हैं। जैसे 11 आपके स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, टोटल हो गए 52। 41 में 4 आपके स्पर्श होते हैं, 4 आपके अंतःस्थ होते हैं, 2 आपके आगत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और 4 आपके संयुक्त होते हैं। इस तरीके से सारे मिला के जो आपके वर्ण हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वह जो ध्वनि होती है वह युग्मक कहलाती है। युग्मक मतलब जोड़ा। ठीक है, यानी कि द्वित्व का मतलब आप जानते हो, एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी एक ही ध्वनि 2 बार लिखी जाए, जैसे 2 व्यंजन को एक साथ लिखना, जैसे आप लिखते हो सज्जन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ध्वनि को 2 बार आप लिख रहे हो, सज्जन लिखते हो। ठीक है, तो सज्जन क्या है, ये आपका ये भी आपका 2 आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम युग्मक कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वा कौन सा व्यंजन है? तो आपको पता है वा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा। वा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अंतःस्थ व्यंजन बहुत पूछा गया है। फिर पूछा गया पा, फा, बा, भा, मा आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आप बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। ऐसे लगता है आपकी जो दोनों होठें हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो ये कौन सा व्यंजन होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त मतलब मिलना, ठीक है, जोड़ा। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? यानी कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसका आपका प्रकार है? किस स्वर का है या व्यंजन का किसका प्रकार है? तो आपको पता है स्वर जो है, स्वर मात्रा के आधार पर तीन तरीके प्रकार के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये सभी एक तरीके के क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? शा, शा, सा, हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी के। देखिए मैंने कई बार बताया, कई तरीके से मैंने आपको अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के बारे में यहाँ पर बताया है और ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन में एक चीज़ याद करिएगा, संयुक्त व्यंजन को कैसे, छा को कैसे लिखते हैं, त्रा को कैसे लिखते हैं, ज्ञा को कैसे लिखते हैं, ठीक है, और श्रा को कैसे लिखते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। तो उनको अलग अलग लिखना सीख जाइए। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। हिंदी में आप पूरी गारंटी के साथ आप 25 में 25 नंबर लाएंगे, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं लाएंगे अगर आपने सारी वीडियो देख ली है। महामैराथन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपने जो भी राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ और प्लस ये जो आपकी रिविज़न क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? तो हम जिनका केवल जिन हिंदी का केवल उच्चारण करने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं, जिनका केवल सांस का प्रयोग करते हैं, जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में हमें सिर्फ सांस का प्रयोग करना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? देखिए आपको कितनी बार बता चुके हैं कि या, र, ल, व व्यंजन को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, देखिए कई तरीके से ये क्वेश्चन रिपीट किए हैं। निम्न में से है कि कौन घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण आपका कौन सा है, ये पूछा है। तो आपको पता है क्या होता है, अघोष, अघोष, इस तरीके से आप लिखते हो। ठीक है, क्या लिखते हो आप? अघोष, अघोष लिखते हो। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा अघोष, आप यहाँ लिखते हो अघोष, ठीक है, और घोष। ठीक है, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। तो आपको पता है कि जो अघोष जो होता है ये पहला और दूसरा वर्ड होता है, और घोष जो होता है ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है। तो अब देखिए का वर्ड आपका पहला वर्ड है, चा वर्ड आपका पहला वर्ड है, टा वर्ड आपका पहला वर्ड है, और घोष इसमें कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो चा, छा, जा, जा कहाँ पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। तो उत्तर नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? तो ऊ जो है ये आपका कौन सा वर्ड है? ओष्ठ वर्ड है। ठीक है, ऊ आपका कौन सा वर्ड है? ऊ आपका जो है वो ओष्ठ वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो होता है वो हमारा पंचम वर्ड का कार्य करता है। ठीक है, पंचम वर्ड का ये हमारा अनुस्वार होता है, ये किसका काम करता है? पंचम वर्ड का। पंचम वर्ड जैसे आपका क्या होता है? अड़ा, इया, ठीक है, अंगा, ना, मा, ये आपके क्या है? ये पंचम वर्ड, या इन्हें हम पंचमाक्षर भी कहते हैं, या इन्हें हम नासिका भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा में मूल यहाँ पर ध्वनि होगी। ठीक है, मूल ध्वनियों नहीं, ध्वनियों का। ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं। मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, ये जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिपि कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। यानी जिसको हम लिखते हैं वो हमारे कौन से चिन्ह होते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो देखिए संयुक्त स्वर नहीं है, क्या है? अभी आपने पढ़ा था कि मूल दीर्घ स्वर क्या होता है, अब आप पढ़ने जा रहे हो संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर नहीं है ये पूछा है, तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं। देखिए संयुक्त स्वर वे होते हैं जो दो अलग अलग स्वर से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए है, ए आपका किससे मिलकर बना है? ए जो है वो आपका छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर क्या होता है? ए होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? छोटा आ प्लस
ए बराबर होता है ए, ठीक है। और आपका ऊ जो है ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर होता है बड़ा ऊ, ठीक है। फिर ओ किससे मिलकर बना होता है आ, और प्लस ऊ से मिलकर बना होता है ओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, सॉरी संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर क्या नहीं है, ये हमारे दो अलग अलग स्वर से मिलकर बने होते हैं, ये हमारे क्या है संयुक्त स्वर है। ये भी हमारा दो अलग अलग स्वर से मिलकर बना है, ये भी संयुक्त स्वर है। ये भी हमारा दो अलग अलग स्वर से मिलकर बना है, ये भी संयुक्त स्वर। लेकिन जो ऊ है, बड़ा ऊ जो है वो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है, ये हमारा मूल दीर्घ स्वर है, ना कि संयुक्त स्वर। तो उत्तर नंबर सी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण को जांचने का बहुत अच्छा आपको ट्रिक बता देनी हूँ। आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि आपके 5 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है, का से लेकर अंगा तक। चलिए देखते हैं। जैसे आपने लिखा अल्पप्राण, फिर लिखा महाप्राण, फिर लिखा अल्पप्राण, फिर लिखा महाप्राण, फिर लिखा अल्पप्राण, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए जो पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है, एक सेकेंड नीचे लिख लेती हूँ वरना ये कट हो जाएगा। क्या हो गया, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं। कैसे 5 होते हैं चलिए बता देते हैं। जैसे का, खा, गा, गा, अड़ा, ठीक है। ये आपके क्या है, 5 आपके क्या है, ये आपके 5 वर्ण हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा अल्पप्राण कौन सा महाप्राण है, तो पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। इस तरीके से लिखते हैं, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है। तो इसमें से आप क्या हो गया, आपका पहला और तीसरा और पांचवा, ये क्या है, पहला तीसरा पांचवा क्या हो गए, अल्पप्राण हो गए, ठीक है। और दूसरा और चौथा जो हो गया महाप्राण हो गया। तो अब इसमें से आपको खोजना है कि अल्पप्राण कौन सा है। तो अल्पप्राण पहला वर्ड होता है, तो पहला वर्ड इसमें कहाँ है, जल्दी देखिए, नहीं है। तो पहला या फिर तीसरा होता है, तो तीसरा वर्ड क्या है, का, खा, गा। तो गा आपका क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया, यानी पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। तो का, खा, गा, गा तीसरे नंबर पर आता है, तो गा आपका क्या है, अल्पप्राण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। तो महाप्राण वर्गों वाला वर्ग, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो अब देखिए का, खा, का, खा निकला, खा आपके दूसरे नंबर पर आता है, बिल्कुल सही है, का, खा हो गया। फिर चा, छा, चा, छा, छा भी आपका दूसरे नंबर पे आता है, बिल्कुल सही है। फिर क्या है, टा, ठा, ठा भी आपका दूसरे नंबर पर आता है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका ऑप्शन सही है, पहला, खा, छा और ठा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ए और ए वर्ड जो हमारे हैं ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन यानी जिनसे दो व्यंजन एक साथ मिलकर आते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था सज्जन हो गया, ठीक है, दो व्यंजन एक साथ जब आए, ठीक है। या फिर दिल्ली हो गया, तो ये दिल्ली आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ यानी जो आपके कंठ से बोली जाती है, जैसे का, खा, गा, घा, तो ये आपकी क्या है, कंठ ध्वनि है। पहला उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए उच्चारण स्थान आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उच्चारण स्थान बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ध्वनियाँ किससे निकली हैं, कंठ है, तालव है, मूर्धन है, कि दंत है या ओष्ठ है, या कंठ तालव है, या कंठोष्ठ है, या दंतोष्ठ है, ये बहुत पूछा जाता है। और ये आपको अच्छे से पढ़ना। और ये कैसे पढ़ोगे, जो मेरी महामैराथन क्लास सेकंड है उसमें आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो दंत नहीं है, दंत कौन से होते हैं, ता, था, दा, धा, ना। कौन से होते हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये क्या है, दंत हैं। तो कौन से नहीं है, ता भी है, दा भी है, ना भी है, टा नहीं है। टा आपका कौन सा वर्ड है, टा जो होता है ये मूर्धन्य होता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ड है। अमानक वर्ड जिनको अब मान लिया गया है, पहले जो मान्य नहीं थे, ठीक है। तो भा को पहले इस तरीके से नहीं दूसरी तरीके से लिखा जाता था, तो भा जो है हमारा अमानक वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छा वर्ड किसके योग से बना। देखिए मैंने भी आपसे बताया था, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड किसके योग से बना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो छा वर्ड जो है वो आपके का और शा से मिलकर बना है। यहाँ पर थोड़ा गलत भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हलंत लगना चाहिए का में, ठीक है। छा वर्ड चलिए एक बार बता देते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो छा वर्ड किससे बनता है, का,
का में हलंत होगा और शा से मिलकर बना है, ठीक है। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में देखिएगा, ये भी आपसे पूछा गया है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पढ़ा चुकी हूँ। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्रा होते हैं, ठीक है। तो त्रा जो आपका होता है ये ता और रा से मिलकर बना होता है, ठीक है। ज्ञ जो आपका होता है ये ई, जा और इया से मिलकर बना होता है। किससे? जा और इया से मिलकर बना होता है। और जो श्रा जो आपका होता है ये शलजम वाला शा और रा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और पहले अक्षर में हमेशा क्या होगा? हलंत लगा होगा, ठीक है। तो उत्तर नंबर ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ठीक है। समझ गए कौन कौन से होते हैं? छोटा, देखिए हस्व स्वर जो होते हैं, देखिए छोटा आ, बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी जो नई विकसित ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पर थोड़ा कट कर दिया गया है। तो नवीन विकसित जो ध्वनियाँ होती हैं ये यहाँ पर है, नवीन विकसित ध्वनियाँ, देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो होती हैं वो खा और गा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यानी एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया। यानी कि कोई ना कोई स्वर होगा, ठीक है। वर्ण व्यंजन नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई स्वर होगा। तो ऊ देखिए आपका क्या है? स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा, सा, साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो है आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखिए कृपा में भी री लगा हुआ है, ठीक है। देखिए आपके कृपा में भी री लगा हुआ है, कृष्ण में भी री लगा हुआ है, दृष्टि, आज में री शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए री स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? तो मैंने आपको बताया था आओ, उल्लू, पीछे पीछे, आको, छोड़ो, बीचे बीचे। तो आओ उल्लू में छोटा आ, बड़ा आ ओ, फिर ओ और औ भी होगा, ठीक है। आ ओ, छोटा आ नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि छोटा आ जो आपका होता है वो मध्य स्वर होता है, बीच में होता है तो मध्य स्वर होता है। तो बड़ा आ हो गया और फिर ओ हो गया आपका, ठीक, क्या हो गया? ओ और औ हो गया। आ ओ उल्लू, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से? ढूंढिए जल्दी से। बड़ा आ। तो बड़ा आ आपका क्या है? पश्च स्वर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ठीक है, यानी पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो ला जो आपका होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है, ठीक है। और अगर लुंठित पूछेगा तो आप कहोगे रा, लुंठित कहेगा तो क्या कहोगे? रा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? तो अभी आपको पढ़ाया अघोष और घोष। तो अघोष और घोष में मैंने आपको क्या बताया? पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो घोष होता है। तो तीसरा कौन सा है? का, खा, गा, का, खा, चा, छा, जा, झा, मा। ये आपका मा जो है ये आपका क्या है? घोष वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये पांचवा वर्ड है। फिर क्या है? विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो विसर्ग से देखिए कौन सा शब्द बना है? तो नी। नी क्या है? नी में देखिए विसर्ग लगा हुआ है, यही इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो ये आपका विसर्ग से बना हुआ है, देखिए, ठीक है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? यानी ओ जो है ये आपके किस उच्चारण स्थान में आता है? तो ओ जो है वो आपका कंठोष्ठ में आता है। किस में आता है? कंठोष्ठ में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, ग, ज़, फ ध्वनि किसकी हैं? तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। आपने देखा होगा कागज़ बोलते हैं, ठीक है, और क्या है? ज़ुबान बोलते हैं, ठीक है। और फा, बहुत से फा वाले वर्ड बोलते हैं, यानी कि इन सब में यहाँ पर बिंदियाँ लगनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अरबी फारसी वर्ड होते हैं। अब पूछा गया कि तालव व्यंजन क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इशु, यशा, नाम, तालु, यानी कि चा वर्ग वाले जितने भी वर्ड होते हैं तालव होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई जो होते हैं तालव होते हैं, या तालव होता है और शा या तालव होता है। तो चा वर्ग वाले यानी चाचा, जाजा, ये आपके क्या है? तालव व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार हम किसे कहते हैं? तो स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उनको अनुस्वार कहते हैं। यानी स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं, यानी जो बिंदी लगती है, जिनको हम नाक से बोलते हैं, ठीक है, इनको हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं?
तो आपको पता है दीर्घ स्वर भी होता है, प्लुत स्वर भी होता है, ह्रस्व स्वर भी होता है, यानी ये सभी हैं, तो उत्तर नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर का मतलब या हमारा जो है आधा स्वर भी है और आधा व्यंजन भी है। कैसे? कभी कभी आप लोग लिखते हैं आइए, ठीक है, आइए इस तरीके से लिखते, तो और कभी कभी आप लोग इस तरीके से लिखते आइए, इस तरीके से लिखते, तो इसका जो यूज़ है वो स्वर में भी कर दिया जाता है, यानी ये के स्थान पर हम इस तरीके से भी ये कभी कभी लिख देते हैं, यानी इसका यूज़ आप स्वर में भी करते हो और व्यंजन में भी करते हो, तो इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? तो जो अल्पप्राण और महाप्राण, अभी आपने क्या पढ़ा? अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, 5 होते हैं, जैसे का, खा, गा, गा, अंगा। ठीक है, 5 होते हैं। तो महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? दूसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है। तो दूसरा और चौथा नंबर जो है ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो हमारी क्या है? भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो हमारी है वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण व्यंजन मैंने आपको बताया कि सबसे पहला अल्पप्राण होता है, फिर पहला होता है अल्पप्राण, फिर होता है तीसरा, फिर होता है पांचवा। तो पहला है तो का, खा नहीं है, चा आपका अल्पप्राण है क्योंकि ये पहला ही नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, बताइए स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श यानी कि जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक जितने भी आपके वर्ड होते हैं सभी स्पर्श, सभी व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, का भी है, चा भी है, टा भी है, या नहीं है, या आपका अंतःयस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ जो कंठ से बोली जाती हैं, आप सबसे पहले शुरू करते हो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ क्या है? काखा, गाघा, अंगा, काका, गागा, आड़ा, सॉरी। फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ठीक है, किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह। यही आपकी सबसे अच्छी, सबसे सटीक और सबसे सही डेफिनेशन है। इसके अलावा अगर कोई और भी परिभाषा दी जाती है तो वो बिल्कुल गलत होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्णों के संकलन को, बिल्कुल गलत है, कोई संकलन वंकलन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब आकाश भी होता है, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, लेकिन इसका मतलब अक्षर नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ अक्षर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों को सही क्रम में लिखिए। देखिए ये बहुत अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा कैसे क्या होता है। जब भी आप के इस तरीके से वर्ड दिए हों तो सबसे पहले आप अनुस्वार वालों को चूज़ करेंगे, या विसर्ग आएगा तो उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप अनुस्वार को चूज़ करेंगे, उसके बाद जो आपके स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर माँ तक के जो पहला आपका जो व्यवस्थित समूह, जो पहला वर्ड आता है उसको आप लिखेंगे। जैसे का और खा दिया हुआ है तो पहले आप का को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे छा दिया है तो ये का और शा से मिलकर बना होता है, तो आप इस छा को ही आप पहले लिखोगे। तो इसके हिसाब से आपको क्या है, इसके हिसाब से देखिए संतान, यहाँ पर आपका विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर आपका अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो इन दोनों में से मैं चूज़ करना, ये आपके गलत हैं क्योंकि बीच में अनुस्वार दे दिया गया है। अब इसमें देखना का पहले आता है, बिल्कुल सही है, का पहले आया। चा से पहले का आता है क्योंकि का और शा से मिलकर आपका क्या बनता है? छा बनता है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही है? ये वाला सही है। ठीक है, चलिए संतान, सकल, सक्षम और सचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ड के साथ आता है? तो अंग और आह जो है वो आ वर्ड के साथ आया, यानी आ के साथ आपका अनुस्वार भी जुड़ा होता है और आ के साथ आपका विसर्ग भी जुड़ा होता है। तो ये किसके साथ होता है? आ के साथ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी जिसमें मात्रा नहीं लगी है? तो पहला ही शब्द आपका ऐसा शब्द है जिसमें मात्रा नहीं लगी है, बाकी सब में देखिए मात्रा लगी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अयोग वाह कहा जाता है? तो अयोग वाह किसे कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? अयोग वाह जो आपके होते हैं, जो ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोग वाह कहते हैं, और इनके क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो या, रा, ल, व आपके अंतःस्थ होते हैं। हा जो है आपका ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो उत्तर नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तो तालव्य ध्वनियां कौन सी है? इचो, यशा, नाम, तालो, यानी कि चाचा जाजा आपकी तालव्य ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सी होती है? ता, था, दा, दा, ना। तो आपकी ता जो है ये दंत ध्वनि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की बा ध्वनि क्या है? तो पा, फा, बा, भा, मा ये हमारी क्या होती है? ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। कैसे लगे वर्णमाला की क्लासेस? आपने पहले से ही देखी है तो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा इस पर प्यार दिया था, बहुत सारा सपोर्ट किया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप की तरह सभी को इसका लाभ मिल सके। अगर आप दूसरों का लाभ करोगे तो ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी, हमारे एक प्रशिक्षु हैं जिन्होंने कहा है कि मैम मुझे संस्कृत के पशु पक्षियों और जो आपके जो गिनतियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड आप इसी तरीके की वीडियो ला दीजिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आइए। तो कल आपकी जो मॉर्निंग में क्लास होगी वो इसी पर डिपेंड होगी, और आपको मॉर्निंग में वो चीज़ें पहले से पढ़ लेनी है। ठीक है, 10 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, उससे पहले आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, क्योंकि आपको देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है। देखिए, जो जो चीज़ें मैं आपसे बता रही हूँ, देखिए आप इधर उधर सारे चैनल्स पर मत भागिए। अब आपके पास टाइम नहीं है कि ये मैम क्या पढ़ा रही, वो मैम क्या पढ़ा रही, ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कहती आप सिर्फ मुझे चूज़ करें, आप सिर्फ एक को चूज़ करें। ठीक है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सर को, अगर इधर उधर भागोगे तो कुछ नहीं होगा। एंड में क्या होता है, रिवीजन भी नहीं कर पाते। अब जो आपका टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का है, और आप टेंशन मत लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन मैं आपके पेपर तक एकदम फास्ट रिवीजन करा दूंगी, परेशान मत होइए। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अब चिन्ह, जो आपके जितने भी विराम चिन्ह हैं उनसे कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप ये आज वर्णमाला की वीडियो आपको जो उस दिन नहीं सही से समझ में आ रही थी, आज आ गई होगी। आपको इससे भी अब कुछ नहीं पढ़ना, हिंदी आपकी टोटल तैयार हो गई है। सारे क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। ठीक है, और बची आपके कल आपको मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप सबसे पहले संस्कृत की गिनतियाँ याद कर लेंगे। अगर आपको नहीं याद हैं या याद हैं तो उनको एक बार फिर से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उनकी प्रिपरेशन कर लेंगे, और साथ ही साथ पशु और पक्षियों के नाम पढ़ लेंगे। क्योंकि जब मैं आपको कल कराऊंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको आंसर्स देना है और आपको कमेंट्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। और आपको सिर्फ ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, बल्कि ये नहीं बताना कि पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का, इस तरीके से नहीं बताइए। कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं, आपको टोटल आंसर्स बताने हैं कितने सही हुए। ठीक है, और जो नहीं सही हुए उनको रिवीजन करिए, उनको बार बार पढ़िए, क्यों गलत हुए हैं उनको पढ़िए बार बार। ठीक है, छोड़िएगा नहीं कि वो गलत हो गए तो उनको छोड़ दिया, उनका रिवीजन करिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जितना आप शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके से मॉर्निंग की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।